नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज डेट है 11 जुलाई 2023। आज हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेनली 4 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल साउथ के ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस पे, जो कि जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी आपको नए कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और जीएस पेपर 3 के लिए आप लिंक कर सकते हो। थर्ड टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड वेटलैंड और उसकी इंपॉर्टेंस, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्री में भी और आप कोट कर सकते हो इस रिपोर्ट्स को और इससे रिलेटेड कंसेप्ट को। फोर्थ टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चंद्रयान 3 जो कि इंडिया लॉन्च करने वाला है। ये भी आप जीएस 3 और साइंस एंड टेक में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी नए मिशन के ऊपर। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल साउथ के ओरिजिन और सिग्निफिकेंस के ऊपर है। आपने टर्म काफ़ी बार सुनी होगी ग्लोबल साउथ, कई बार इसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। बेसिकली अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि रशिया और यूक्रेन का जब वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे एशियन, अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने नाटो, जो कि अगेंस्ट में चल रहा है रशिया के, क्योंकि यूक्रेन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो इन कंट्रीज़ ने अनविलिंगनेस दिखाई कि नाटो की ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे और ये रशिया की तरफ ज़्यादा टिल्ट है, मेनली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ की वेरियस कोनोटेशन है, जैसे कि कोई डेवलपिंग कंट्रीज बोलता है, कोई लेस डेवलप्ड कंट्री बोलता है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलता है। और काफ़ी कंट्री ऑल्दो इस मीनिंग के थ्रू मैच नहीं होते, क्योंकि आप देखो अर्थ की ये शेप है जिसमें एक नदर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है। मेनली अगर जियोग्राफिकली देखे जाएँ तो सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर 0 डिग्री पे आती है, उसके नीचे वाले कंट्रीज़ को ग्लोबल साउथ बोलते हैं। बट इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, क्योंकि कई कंट्री हैं जैसे देखो एशिया के, अफ्रीका के, लेटिन अमेरिका में, और इनको एक सिनोनिम किया गया कि ये काफ़ी पुअर कंट्री हैं जिसमें इनकम की इनइक्वालिटीज़ मानी जाती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें काफ़ी पुअर रैंकिंग इनकी होती है। लिविंग कंडीशंस आपने देखा अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी ख़राब कंडीशन, स्पेशली सूडान में, सोमालिया में, काफ़ी कंट्रीज़ में। उसी तरह से लेटिन अमेरिका में, जैसे ब्राज़ील में भी काफ़ी दिन पहले कू हो रहा था तो वहाँ के लोगों की हालत बहुत ही बदतर थी। सेम कुछ एशियन कंट्रीज़ में। और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है, जैसे आप देखो यूएस है, यूके है, ये कंट्री कितने रिच हैं, इनका HDI में काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती है। यहाँ की लिविंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये डेवलप कंट्री है। इसके बैकग्राउंड में जाएँ कि टर्म ग्लोबल साउथ पहली बार 1969 में यूज़ की थी एक कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कार्ल ओग्लोसबी ने। उसके बाद इस टर्म्स को रिपीटेडली यूज़ किया गया, कभी इसको थर्ड वर्ल्ड बोला गया, कभी ग्लोबल साउथ बोला। आपने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। बेसिकली ये वर्ल्ड डिवाइड करने का ये था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सिचुएशन, जब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में वर्ल्ड डिवाइडेड था, कैपिटलिस्ट को हेड कर रहा था यूएसए और कम्युनिस्ट को कर रहा था यूएसएसआर। तो वर्ल्ड 2 पोलर, बेसिकली बायपोलर बोलते हैं इसको, बायपोलर वर्ल्ड में बटा हुआ था। और इसका थर्ड पोल जो था वो था नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि इंडिया के द्वारा लीड किया गया था। तो इसी टाइप में इनको फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड जो कि नाम कंट्रीज के बारे में बोला गया। अब इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि ये जियो पोलिटिकल टर्म है जियोग्राफिकल। बोल तो जियोग्राफिकल तो इतना ही लिमिटेड था कि वर्ल्ड को 2 भागों में बांटा, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर को आप बोल सकते हो ग्लोबल साउथ नहीं। लेकिन जियो पोलिटिकल टर्म इससे वाइडर है, क्योंकि काफ़ी कंट्री देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना है, इनको भी ग्लोबल साउथ में काउंट किया जाता है, लेकिन ये नदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो ये टर्म गलत होगी कि ये जियोग्राफिकली डिवाइडेड है, क्योंकि इसका जो यूज़ है ये जियो पोलिटिकल है, इकोनॉमिक टर्म्स में है। काफ़ी कंट्रीज में बेसिकली ये टाइप का एक रिटोरिक है वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप कंट्री का, क्योंकि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज आपने सुना होगा कि ये इम्पीरियलिज्म के, कॉलोनियलिज्म के, क्योंकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी कंट्रीज़ पर रूल किया था, यहाँ पे एक्सप्लोटेशन किया था, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इंडिया भी एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो इसका एक वाइडर कोनोटेशन है, नॉट ओनली जियोग्राफिकल बट जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और रिटोरिक स्प्रेड बाय द डेवलप्ड कंट्री। और जो टर्म है थर्ड वर्ल्ड और अंडर डेवलप, ये बेसिकली कंट्री की इमेज को ऐसे दिखाता है कि इकोनॉमिकली ये पावरलेस है, कि इनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है, यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, उसके कारण बेसिकली इसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है। लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। 2030 में ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 4 में से 3 तो जो बड़ी इकोनॉमी होंगी वो ग्लोबल साउथ में होंगी। जैसे इंडिया के बारे में आपने सुना होगा कि PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एज पर द IMF रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक ने भी ये बताया कि काफ़ी
रिच ऑफ द रिचेस्ट पीपल, जैसे चाइना में आपने सुना होगा कि जैकमा है, बाकी बड़ी कंपनीज हैं, इसके जो हेड हैं वो बेसिकली एशियन कंट्रीज और बाकी सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज में है। और इसमें ग्लोबल साउथ में बताया कि ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ये होगी कि चाइना की इकोनॉमी अच्छी होगी, उसके बाद इंडिया की, यूएसए, फिर मतलब 4 में से देखो सिर्फ एक है जो नॉर्थ का कंट्री, बाकी ग्लोबल साउथ के 3 कंट्रीज है। सिचुएशन काफ़ी चेंज होगी। आपने एक टर्म सुनी होगी कि अभी अटलांटिक से चीज़ें इंडियन ओशन की तरफ मूव कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इंडियन ओशन एक सेंटर ऑफ इंटरेक्शन हो गया, ग्लोबल पावर के बीच में काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पे क्वाड एक ग्रुपिंग हो गया, बोल दो इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये मेंबर्स हैं, बट फिर भी इंडियन ओशन के ही एरिया में इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब ब्रिक्स कंट्रीज देखो, ब्रिक्स में बेसिकली 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनकी इकोनॉमी की ये प्रेडिक्शन है कि ये G7 कंट्रीज है, जिसमें इटली, जर्मनी, जापान, यूएसए, यूके, इन कंट्रीज़ को भी सरपास कर जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा बिलियनियर हैं जो बीजिंग में हैं। और बीजिंग का आपने सुना होगा कि चाइना की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है कि अब ये यूएसए की हेजेमनी को भी चैलेंज कर रही है। तो ये बेसिकली ग्लोबल साउथ के ओरिजिन और सिग्निफिकेंस में हमने डिस्कस किया। ये आप आराम से अपने आईआर के क्वेश्चन में इसको कोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक वेटलैंड के ऊपर है। वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कई बार तो डायरेक्ट डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आता है कि वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है, या तो मार्शी हो सकता है, पीटलैंड होगा, या नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, जिसमें पानी चाहे स्टेटिक हो या फ्लोइंग हो या फ्रेश वाटर हो, ब्रेकिश वाटर, मतलब किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ पे डेप्थ है लो टाइड में 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको बोला जाता है वेटलैंड। और ये रामसर कन्वेंशन के तहत इसकी डेफिनेशन है। रामसर एक साइट है, लोकेशन है ईरान में। तो बेसिकली ये वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड में फोकस करती है। इंडिया की नियर बाई 75 साइट्स हैं जो कि हमारे रामसर की उस वेटलैंड में इनको साइट्स को दर्जा दिया गया है। वेटलैंड का देखा जाए तो सिर्फ 6% धरती का हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन 40% ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो लिव करते हैं यहाँ पे और उनका सर्वाइवल इसी पे होता है। 30% जो लैंड का कार्बन है, जैसे CO2 के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एक बिगेस्ट कंपोनेंट है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो देखा जाए तो 30% जो लैंड बेस्ड कार्बन है वो पीटलैंड में ही स्टोर होता है। पीटलैंड एक टाइप ऑफ द वेटलैंड ही होता है। बेसिकली जो मार्सी लैंड होता है उसको बोला जाता है पीटलैंड। इंडिया का एक प्रोग्राम है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, उसमें लेक की डेफिनेशन को बताया गया है कि मिनिमम डेप्थ 3 मीटर की होनी चाहिए और एरिया 10 हेक्टेयर, और उसमें बहुत ही कम एक्वेटिक वेजिटेशन होनी चाहिए, उसको लेक की डेफिनेशन में डाला गया है। और वेटलैंड को बेसिकली 3 मीटर डीप हो या उससे ज़्यादा हो, जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है मैक्रोफिट्स की। मैक्रोफिट क्या होते हैं? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो बेसिकली आप अगर नंगी आंखों से देख सकते हो, उनको बोला जाता है मैक्रोफिट्स। अब आते हैं टाइप ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड्स के काफ़ी तरह के टाइप हैं। इसी डेफिनेशन में वो तो सारी चीज़ें छिपी, बट इसको थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में समझते हैं। मेरीन और कोस्टल टाइप के वेटलैंड होते हैं, जैसे ओपन कोस्ट हो गया, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। क्यों रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोलते हैं? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। इंडिया में आप देखो ये कोरल रीफ बेसिकली अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्चुरीज, जहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइड्स और समुद्र वाले रास्ते निकलते हैं, उनको ईस्चुरीज बोलते हैं। टाइडल फ्लैट्स, टाइडल बोर के बारे में सुना होगा। मैंग्रोव्स भी एक अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द जो कोस्टल इरोजन हो गया, कोई सुनामी से प्रोटेक्ट करने के लिए बफर का काम करती हैं। लोगों को इकोनॉमिक, सोशल, काफ़ी चीज़ों में मैंग्रोव्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो ये मरीन और कोस्टल एरिया में जो चीज़ें उनको बोलते हैं मरीन वेटलैंड। नेक्स्ट होते हैं इनलैंड। इनलैंड में चाहे परमानेंट हो या सीजनल रिवर्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे डेल्टाज है। डेल्टाज कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में देखा जाए तो ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, बेसिकली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टाज बनाती है और वेस्टर्न रिवर ईस्चुरीज बनाती हैं। डेल्टाज काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल जोन होते हैं। फ्लड प्लेन्स हो गए, परमानेंट और सीजनल लेक्स होगी, पोन्ड्स होगी। पिटलैंड जो कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे पिटलैंड के बारे में बात किया था ना, बहुत ज़्यादा CO2 को कैप्चर करते हैं। ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में था ना नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसमें रिजर्वायर हो गया जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, बैराज हो गया, डैम हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाली चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें हमारे वेटलैंड के अंदर में काउंट होती हैं और इसी टाइप में वेटलैंड। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ही कोई क्वेश्चन था कि
वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको स्टेट्स को डायरेक्ट किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि 1985-86 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम में 115 वेटलैंड उस टाइम आइडेंटिफाई किए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, अभी इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विच रिक्वायर द अर्जेंट कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इंटरवेंशन। मतलब इसमें और अर्जेंट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसका क्राइटेरिया बेसिकली उसी तरह सेम जो रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड। रामसर कहाँ जगह थी? ईरान में एक जगह है, और इंडिया की 75 के आसपास रामसर साइट्स हैं। इसके अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल थी कि कोऑर्डिनेशन करेगी वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, और गाइडलाइन इशू करेगी, और उसी के साथ में कोई टेक्निकल असिस्टेंस जरूरत होगी स्टेट्स को वो भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो जो लैंड रिसोर्सेज हैं स्टेट के हैं, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल था मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड को। अभी लेटेस्ट वेटलैंड के रूल्स आए 2017 में। इसमें बेसिकली क्या किया कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया कि वेटलैंड रूल्स के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से स्टेट में शिफ्ट कर दी, जबकि यहाँ पे क्या थी कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की थी। अब नए रूल्स के हिसाब से नेशनल वेटलैंड कमेटी होगी, उसके बाद स्टेट की कमेटी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई जाएगी, और ये स्टेट बॉडीज़ को डायरेक्ट करेगी कि इंटीग्रेटेड वेटलैंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि वाइज यूज़ प्रिंसिपल, वाइज यूज़ के ऊपर डायरेक्ट यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाइज यूज़ प्रिंसिपल एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड। तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है, और रामसर जो कन्वेंशन साइट्स हैं उनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के द्वारा पूरा सुरक्षित रखा जाए, कंजर्व किया जाए, ताकि ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपको बताएगी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे, सिंपल है कि मशीन्स परफॉर्मिंग टास्क अदरवाइज परफॉर्म बाय द ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब ये है कि जो टास्क अभी मशीन कर रही है वो पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा था, लेकिन अभी उस काम को मशीनों के द्वारा किया जाता है। उसके एग्जाम्पल आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, फैक्ट्रीज में काफ़ी काम हो रहा है, चैट जीपीटी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, चैट जीपीटी। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसकी मल्टीपल फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अभी यही बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि जब सब चीज़ों का ऑटोमेशन हो जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी, रोबोट्स आ जाएंगे, तो ये हमारी लाइफ में इतने अंदर आ जाएगी कि आप देखोगे कि हर क्षेत्र में ये घुस जाएगी। और इसमें काफ़ी एक एथिकल डिबेट स्टार्ट हो गई है कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है या फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट पे कोई इशूज क्रिएट हो रहे हैं, या हमारे वर्कर्स को बिल्कुल रिप्लेस कर देगी या उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो पहले समझते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अडॉप्ट किया जाएगा। तो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स इसने हाईलाइट किए, जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी MIT है, उन्होंने बताया कि इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी 14% बढ़ गई है। उसके बाद बता रहा है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कैसे, कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में जा रहे हो, वहाँ पे कोई रोबोटिक सिस्टम है, आप जो भी बैंक से सर्विसेज चाहते हो वो आपको इजीली मिल गई, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, बेटर ट्रीटमेंट हो गई, कस्टमर सर्विसेज मिल रही है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी सर्विस लेना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे कुछ चाह रहे हो, तो सब कुछ AI के द्वारा आपके ऑर्डर जल्दी हो जाते हैं। एम्प्लॉय की रिटेंशन, मतलब ये कंफर्टेबल प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मैनुअल क्लीनिंग होती थी पहले सीवेज की, लेकिन अब AI के कारण कुछ रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो एम्प्लॉय की रिटेंशन हो रही है और उनकी डिग्निटी भी मेंटेन की जा रही है। एक लिंक्डइन की रिपोर्ट के हिसाब से बताया कि 50 कंपनीज हैं US की, जिसमें 70% ये बता रही हैं कि उनकी जो AI के कारण चीज़ें फास्ट होगी, स्मार्टर होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई। एक नई स्टडी है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द्वारा, उसने बताया कि ग्लोबल GDP 14% बढ़ जाएगी लगभग, मतलब $16 ट्रिलियन बाई 2030 तक। और सेम एक गोल्डमैन सैच कहाँ से रिलेटेड है, जो हमारा ब्रिक्स का ओरिजिन है उसमें भी गोल्डमैन सैच का कमेंट माने जाते हैं कि इसके कहने पे, मतलब इसने ही पहले टर्म की थी कि ब्रिक्स, बोल ये नील ने किया था, बट वो नील गोल्डमैन सैच के साथ में ही था। तो उस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से बताया कि जो जनरेटिव AI एलोन है, जो चैट जीपीटी में बात करते हैं, ये ग्लोबल GDP को 7% के आसपास बढ़ा देगा नेक्स्ट 10 साल में। और काफ़ी बेसिकली ह्यूमन एरर होते हैं जब भी कोई काम करते हैं, तो उस एरर को भी कम किया जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
चीज़ों को एक्यूरेट करने की कोशिश करेगी। और ये बेसिकली जो रिस्की जॉब्स है, जो मैंने आपको एग्जाम दिया, मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला हो गया, या कोई हजार्डस एरिया में काम करना है जिसमें ह्यूमंस की जान जा सकती है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर सिक्योरिटी में भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारे काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किए जाते हैं। और बेसिकली अब ये है कि काफ़ी जगह एंटरटेन एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती हैं, जहाँ पे ह्यूमंस उस एक्टिविटी को करने में बोर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बोर नहीं होती और रिपीटेडली वो उस चीज़ को करती रहती है। अब कुछ इसके कंसर्न डिस्कस किए हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है अगर एआई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। सबसे पहले लेबर रिप्लेसमेंट, जैसे कि आपने सुना होगा कि जब बिहार में पहली बार कंप्यूटर आया था तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर ने कमेंट दिया था कि अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स आएंगे तो जॉब चली जाएगी, तो लेबर का बेसिकली रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि जितना रोबोटिक एडॉप्शन होगा उसका वर्कर्स पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। और लेबर का जो शेयर है, जो हिस्सा है, फॉर एग्जांपल एक लेबर की पेमेंट 10,000 है मंथली, लेकिन अगर वही काम मशीन्स के द्वारा और एआई के द्वारा किया जाए तो उसका शेयर कम हो जाएगा और उसके वेजेस भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे फिर स्किल बेस्ड चीज़ें आएंगी और बेसिकली किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा? ब्लू कॉलर्स वर्कर्स को। अलग अलग कॉलर्स ये टर्म होती है वर्कर्स की, ये कुछ गोल्डन कॉलर होते हैं, फिर वाइट कॉलर, फिर ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर बेसिकली वो होते हैं जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो और जिनकी लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन स्टेटस इसका अच्छा नहीं, जिसको टेक्नोलॉजी पे अच्छी पकड़ नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक रिसर्च की, उसने बताया कि इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, आपने अभी पहले आर्टिकल में हमने पढ़ा कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है, अर्बन और रूरल का डिवाइड है, फिर पेरीफ्रीज का डिवाइड है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हैव्स एंड हैव नॉट हो जाएगा कि अगर जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज अच्छी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, अदरवाइज उनको नुकसान होगा। जो अर्ली अडोप्टर हैं बेसिकली वही है कि जो पहले से एआई के प्रति अपने आप को अडोप्ट कर लेंगे और एक्लेमेटाइज कर लेंगे, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एडवांटेज रहेंगे। और विनर टेक्स ऑल सिनेरियो हो जाएगा कि जो जिसको ज़्यादा नॉलेज वो एआई का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होगी। जो उसमें अच्छे नॉलेज वाले हैं वो वाइट कॉलर जॉब में चले जाएंगे और बाकी वाले ब्लू से भी नीचे आ जाएंगे। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है कि इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि एज पर द यूएन पॉपुलेशन फंड, इंडिया अभी चाइना को भी सरपास कर देगा पॉपुलेशन में 2027 तक, और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं 2023 में सरपास कर देगा। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में अगर एआई का अडॉप्शन किया जाएगा तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास मिलियंस ऑफ द इंडियन हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी नहीं करते, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 40% से ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर में है और लगभग 25% के आसपास हमारा सर्विसेज में है। तो इतनी ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना इंडिया को बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका रेगुलेशन करेंगे कि एआई हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये ब्राइट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आनी है हमारे यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज आनी है, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने, उसको हम मिस कर सकते हैं। तो इंडिया को बेसिकली समझने वाली बात ये है कि हमें एजुकेशन और एआई की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कोविड-19 में देखा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिससे कि लार्जर एक्सेप्टेंस हुई। स्टूडेंट जो कि रूरल एरिया में थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, तो वहाँ पे एजुकेशन कंटिन्यू हुई। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होते हैं, जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, किससे? एल्डर पॉपुलेशन और जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन। यूथ बेसिकली वो होते हैं जो कि एज ग्रुप ऑफ 15 to 50 तक, जो कि प्रोडक्टिव होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा तभी होगा जब हम ऑनलाइन एजुकेशन और बाकी एआई की ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। और कुछ चैलेंजेस हैं सोसाइटी में, बेसिकली लेबर मार्केट से रिलेटेड हैं, डाटा प्राइवेसी, ऑल दो गवर्नमेंट डाटा के ऊपर एक बिल आ रही है, क्राइम और वारफेयर से रिलेटेड है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को कुछ एडवांस स्टेप लेने की ज़रूरत है। साइबर रेगुलेशन, क्योंकि एआई के कारण साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एआई को अडॉप्ट करना चाहिए। और एआई के एथिकल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इसको जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे उतना ही फ़ायदा है। बट बैलेंस करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को किस चीज़ को प्रमोट करना है और कहाँ पे हमारी लेबर की शिफ्टिंग होगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया अभी चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। तो पहले उस बेसिक की बात करें कि इंडिया बेसिकली चंद्रयान 3 जो कि मून के ऊपर अभी लॉन्च करने वाला इस मंथ में, और ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई कहाँ पे? साउथ पोल में। और ये GSLV Mark 3 बेसिकली पहले क्या था? SLV, फिर आया PSLV एंड नाउ GSLV जियोसिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV मार्क 3 बेसिकली थोड़ा एडवांस है, जो कि हैवियर वेट को कैरी कर सकता है, लेकिन चंद्रयान 3 का वेट चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इसमें हम ऑर्बिटर को कैरी नहीं कर रहे। क्योंकि चंद्रयान 2 में आपने देखा पेलोड था जो था, उसमें लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर था। क्योंकि ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। और जो बेसिकली इसरो है, इसरो ने बेसिकली एक बैकअप प्लान रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी मॉडिफिकेशन के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का, वो ऑलरेडी प्लेस में है 100 किलोमीटर के स्फीयर मून में, उसको यूज़ किया जाएगा ताकि कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली रहे। उसकी लाइफ इनिशियल में 1 साल थी, लेकिन उसको बढ़ा के अभी 7 साल कर दी थी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप फोटो देख सकते हो, बेसिकली ये है हमारा लैंडर, और लैंडर के अंदर से रोवर निकलेगा, एक 6 व्हील्स की गाड़ी है जो वहाँ पे जाके रिसर्च करेगी। अब इस बेसिकली अब हमने बात किया कि साउथ पोल पे कर रही है। साउथ पोल पे क्यों है? क्योंकि साउथ पोल के काफ़ी यूनिक फीचर्स है। मून का एक नॉर्थ पोल है जो हमारे अर्थ की तरफ फेस करता है, साउथ पोल दूसरी साइड में। और आपको पता है कि मून की रोटेशन और अर्थ की रोटेशन इक्वल है, तो हमें हमेशा एक साइड ऑफ द मून ही दिखाई देती, दूसरी नहीं दिखाई देती। तो कुछ यूनिक फीचर इसलिए कि साउथ पोल पे कंट्री क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंटली शेडोड है, जिसके ऊपर सूरज की लाइट कम पड़ती है, और यहाँ पे एस्टिमेट है कि बहुत ज़्यादा पानी है, और पानी को उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बिलियंस ऑफ ईयर से बहुत ही कम गई है, टच ही नहीं हुई है। और ये बेसिकली जो सोलार सिस्टम है, सोलार से क्या है, सोलार फ्लेयर्स निकलती हैं, सोलार स्टॉर्म्स होते हैं, उससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है। जो फ्यूचर के एक्सप्लोरेशन हो गया, हमें अगर मून के ऊपर कोई मिशन भेजना, फॉर एग्जांपल आर्टेमिस एक मिशन है, आर्टेमिस का कोड ही है जो यूएस के द्वारा लेड है, तो कोई भी मिशन हमें लॉन्च करना होगा तो उसके एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा। और इसके रेगोलिथ क्या होता है, रिमेनिंग ऑफ द रॉक्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिनरल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, मरकरी है, सिल्वर है, एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमें साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा और बेसिक आपके प्री के हिसाब से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि चंद्रयान 1 में, 2 में और 3 में बेसिक डिफरेंस क्या है। कि चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 2019 में, और अभी 2023 में चंद्रयान 3 हम लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे भी GSLV मार्क 3 था, यहाँ पे भी GSLV मार्क 3 विद सम एडवांस वर्जन। वेट का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिकली इनिशियल में 1 ईयर लाइफ था, इसमें 1 ईयर के साथ में थोड़ा सा और डेज बढ़ गए हैं। इसमें बेसिकली ये था कि जो मून के, ये चंद्रयान बेसिकली लैंड नहीं हुआ, जो कि बाहर से ऑर्बिट करके कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से लाने की कोशिश की। लेकिन चंद्रयान 2 का हमारा ये था कि हम साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट ये लैंड नहीं हो पाया था वहाँ पे। और चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो बेसिकली ये भी साउथ पोल पे लैंडिंग की बात कर रहे हैं। और जो डार्क साइड ऑफ द मून है, जो साउथ पोल है, उसके नुआंसेस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें सिर्फ रोवर और लैंडर होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा, जो कि डिस्कस किया। ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रयान 2 में हमने लॉन्च कर दिया था। अब आज के आर्टिकल, बेसिकली आर्टिकल का नाम ही सेकंड मून शॉट है, कि इंडिया दोबारा से मून पे अपना मिशन लॉन्च करने वाला है। इसरो ने अनाउंस किया है कि चंद्रयान 3 मिशन को अभी लॉन्च किया जाएगा, और सेम GSLV मार्क 3 से श्रीहरिकोटा, जो कि लॉन्चिंग साइट है। और बेसिकली रेप्लिका ही है, जो इसका प्रीडिसेसर था चंद्रयान 2, जो कि 2019 में लॉन्च किया था। उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर। ये डायरेक्ट टर्म आती है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, एंड द रोवर का प्रज्ञान। सिंपल भी आ सकता है आपके प्री में क्वेश्चन की, विक्रम एंड प्रज्ञान वर न्यूज रिलेटेड टू विच मिशन। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का प्रज्ञान। तो ऑर्बिटर बेसिकली जब उसमें एंटर हुआ था उस टाइम पे मून के सरफेस पे, ये फेल हो गया था लैंडिंग के टाइम पे, क्योंकि इसकी हार्श लैंडिंग हो गई, हार्ड लैंडिंग हुई, उसके कारण ये सॉफ्ट लैंड नहीं हो पाया, और क्योंकि वहाँ पे स्पीड इसकी कम नहीं हो पाई। लेकिन बाद में इसरो ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज आए थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन, जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो पुश करता है, क्योंकि फेजेज ऑफ डिसेंट जब वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था उस टाइम पे कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ गई। लेकिन चंद्रयान 3 को बेसिकली बहुत ही टेक्निकली प्लान किया कि पहले ये इलिप्टिकल ऑर्बिट करेगा अर्थ में। अर्थ बेसिकली, अर्थ की जो शेप है वहीं पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। उसके बाद में इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो टेक ओवर करेगा और लैंड से पहले सर्कुलर ऑर्बिट करेगा मून के बाहर से, और वहाँ पे धीरे धीरे इसको डिसेंड किया जाएगा, फिर इसकी लैंडिंग। और लास्ट में क्या होगा, जो लैंडर है वो डिटैच करेगा और कुछ मनूवरिंग करके ग्रेजुअल लैंडिंग की कोशिश करेगा। और ये बेसिकली लैंडिंग की डेट भी डिसाइड की कि 24 अगस्त को हम इसको कोशिश करेंगे कि मून के सरफेस के ऊपर लैंड हो जाए।
और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए चंद्रयान 3 को इसरो ने अब की बार काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की। जो लैंडर था उसकी लेग को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया, क्योंकि जब इम्पैक्ट पड़ता है सॉफ्ट लैंडिंग में भी इतनी सॉफ्ट नहीं होती, वहाँ पे उसकी लेग्स के ब्रेक होने के चांस हो जाते हैं। जो थ्रस्ट था उसको मिनिमम करने की कोशिश की ताकि उसको भी डैमेज ना हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर, क्योंकि पावर सोर्स भी एडवांस डाले गए हैं और लैंडिंग की सीक्वेंस को भी बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान किया गया। अब बेसिकली ये है कि इंडिया का ये सेकंड अटेम्प्ट है जो कि सॉफ्ट लैंड करेगा, जो कि लूनार सरफेस पे हमने बात किया साउथ पोल पे, और इससे हमारी जो एंड टू एंड टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी वो भी हमारी चेक हो जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग बोल तो काफ़ी मुश्किल होती है और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है मून के ऊपर करना। हार्श लैंडिंग आसान है क्योंकि वहाँ पे सीधा लैंड किया, जो भी रिसर्च इक्विपमेंट उससे आप देख सकते हो, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग को बहुत ही केयरफुल लैंड किया जा सकता है। लेकिन उस फेलियर को हमने ध्यान में सीखते हुए हमें इसकी कंप्लीट सक्सेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। और इंडिया ने भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया 7 दिन पहले आर्टेमिस अकॉर्ड, जो कि यूएस लेड एक अलायंस है जिसमें बेसिकली मून इंटरेक्शन विद द सन ऐसे करके है कि जो मून को और स्टडी किया जाएगा, और यूएस प्लान कर रहा है कि सेकंड ह्यूमन बीइंग ऑन द मून की लैंडिंग, और इंडिया ने इस अकॉर्ड को ज्वाइन करने की विलिंग दिखाई है और इंडिया ने ज्वाइन कर भी लिया है। तो इसके बाद हमारा कंट्री एक अलग ही इलीट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और हमारा कंट्री सेकंड हो जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग में। चंगाई 4 चाइना का है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है वहाँ पे रोवर के साथ में। और बेसिकली जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये यूएस लेड है, और दूसरी तरफ देखो चाइना और रशिया वर्किंग कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, कि वहाँ पे मून पे रिसर्च की जाए। तो चंद्रयान 3 की जो सक्सेस होगी, जो काफ़ी साउथ पोल पे लैंड करने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि साउथ पोल मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन बताया कि परमानेंटली शेडो के द्वारा ढका हुआ, यहाँ पे सनलाइट काफ़ी दिनों तक गई नहीं और मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। अब ये चंद्रयान 3 के कुछ यूनिक फीचर्स बताया ना कि इसरो ने कुछ एडवांस चीज़ें की है। सबसे पहले इसमें 6 साइंटिफिक पेलोड और 7वां को इंस्ट्रूमेंट यूज किया, प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल, जो बताया ना कि एक बार जैसे ही टेक ऑफ हो गया तो प्रोपल्शन मॉड्यूल इसको और ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। और ये बेसिकली जो वहाँ पे जो धरती पे एक जो साइन ऑफ लाइफ है उन चीज़ों को वहीं पे स्टडी करने की कोशिश करेगा, और सोलर सिस्टम के बियॉन्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की इसकी कोशिश है। और ये साउथ पोल को पूरी तरह स्टडी करेगा, एडवांस वाटर रिसोर्स और जितने मिनरल रिसोर्स उनके ऊपर टारगेट करने की कोशिश करेगा। और चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि मून की इम्पोर्टेंस पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, जियोलॉजिकली हर तरह से बढ़ती जा रही है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।